हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्ट थर्ड वैदिक काल लेके आया हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो की ओर। स्थापना की गई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसी इन्हीं चारों आश्रमों को महाजनपद काल में भी जोड़ा गया था। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया। गंगा को आज सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। मतलब ये कहने का है कि विश्व का निर्माण होता गया और जन समाप्त होते गए। भरत, ऋतु और तुर्भस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से और शक्तिशाली हो गए। मतलब पुरु का मतलब यहाँ जो राजा लोग हुआ करते थे, जो पहले कम शक्तिशाली थे, इस काल में आकर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि वहाँ अब इन लोगों के पास धन की कमी नहीं रही। धन को उन्होंने और बढ़ाया और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ाया। जिस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास भी हुआ, जैसे काशी, कौशल, मिथिला, मगध और अंग। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के। ये उस समय के सबसे मुख्य राज्य माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा तथा कबीले आपस में मिलकर एक राज्य का निर्माण करने लगे। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में ही मानी जाती है। सर्वप्रथम लौह का यूज 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोहाब में अतरंजी खेड़ा में माना जाता है। मतलब ये कहने का है जो लोहे की उत्पत्ति हुई है वो 800 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद जो वेदों का अंतिम वेद है, अथर्ववेद में लोहे के लिए मतलब लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग किया गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था की भी की गई है। मतलब इसी काल में वर्ण व्यवस्था की भी शुरुआत हुई है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में कबीलाई ढांचा टूट गया एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और जन का स्थान जनपद ने ले लिया। इस काल में युद्ध गायों को न लेकर क्षेत्रों के लिए होने लगा। मतलब पहले ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करते थे गायों से रिलेटेड हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये क्षेत्रों के लिए होने लगा। इसी काल में सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहित एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया और विधत को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों की सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। मतलब स्त्रियों को सभा की सदस्यता से निकाल दिया गया। मतलब अब वो स्त्रियां हैं वो सभा में भाग नहीं ले सकती। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हो गई। उत्तर वैदिक काल में बलि कर के अतिरिक्त इसमें 2 नए कर और लगाए गए, भाग तथा शुल्क। भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। अगर कर की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में एक कर था बलि। ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है और उस काल में ही एक कर था बलि। और इसके अतिरिक्त जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई तो उसमें बलि के साथ साथ भाग एवं शुल्क की भी व्यवस्था की गई। ये कर के रूप में दिया जाता था। राजाओं की सदस्यता करने वाले
राजाओं की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्निन कहलाते थे तथा राजा को कोई स्थायी सेना नहीं रखा जाता था। इसके साथ ही राजा का पद बढ़ा एवं पद वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का पद बड़ा कर दिया गया एवं पद था वो वंशानुगत कर दिया गया।